हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैरेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो वीडियो में समझेंगे वो इम्प्लॉयड कंडीशंस के बारे में समझेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे, कंडीशन और वारंटी होती क्या है। फिर हम इम्प्लॉयड कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। और भी आप वीडियो देखना चाहते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो आपको क्या करना है, बिजनेस लॉ की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको जाना है। आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन क्या होती है? देखिए, कंडीशन का मतलब ऐसी चीज, यानी कि कोई भी आप शर्त रखते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के में, उसको कंडीशन बोलते हैं। सो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त रखना। तो जो एसेंशियल होती है, लेकिन ये ध्यान रखना, मतलब जो कंडीशन आपने दे रहे हो, यानी कि ऐसी शर्त दे रहे हो, आपने किसी सामान को खरीदा और उसमें आप ऐसा वादा कर रहे हो जो बहुत एसेंशियल है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसको क्या बोलेंगे? कंडीशन बोलेंगे। ठीक है। और अगर कंडीशन तोड़ते हो आप, यानी कि अगर सेलर अगर कोई सामान बेचते हुए कोई एक ऐसा वादा कर रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस सामान के लिए, मान लो कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए हो और उसमें वादा कर रखा है कि भाई आपको शॉक नहीं लगेगा, और आपको शॉक लग गया, तो ये कंडीशन का तोड़ना कहेगी। इसे बोलेंगे ब्रीच। मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब तोड़ना कंडीशन का। तो वहां पर फिर जो दूसरी पार्टी है उसके ऊपर राइट होता है कि आपके वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ आपके बीच में सेल का, उसको गलत मान लिया जाएगा, इनवैलिड, और वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाके। ये सबसे जरूरी होता है। लेकिन वारंटी क्या होता है? वारंटी मतलब ऐसी टर्म विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस। मतलब मेन पर्पस के साथ दी जाती है वारंटी। मेन पर्पस क्या था? एक आपके इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदो, कोई मान लेते हैं वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, तो आपने कहा कि भाई इसमें आपको करंट नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन करंट लग गया, ये तो चलो कंडीशन का तोड़ना हुआ। आपने वॉशिंग मशीन बेचते हुए कंडीशन तो दी थी करंट लगेगा, साथ में आपने कहा कि आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको, मतलब आपने कहा कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपने खाली कहा क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे आप वादा कर रहे हो जो कि सब्सिडरी है, जो कि जरूरी नहीं है। उस मेन पर्पस के साथ आपने वादा किया है। कोलेटरल मतलब एडिशनल कोई वादा किया है, मेन पर्पस कुछ और है, आपने एडिशनल वादा किया, उसे वारंटी बोलते हैं। और वारंटी तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वारंटी टूट भी गई, मान लो वो कह रहा है क्वालिटी खराब निकल गई, कोई बात नहीं, मेन पर्पस लेकिन कुछ और था, मेन कंडीशन कुछ और थी। ठीक है। तो वारंटी तोड़ने से कुछ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड मान लेते हैं, और आप डैमेजेस ले सकते हो। ठीक है। देखो देखो लिखा हुआ है। तो वारंटी तोड़ने से आपको राइट नहीं मिलता कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सामान वापसी कर दोगे, लेकिन आप डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकते हो वारंटी तोड़ने से। अब बस इसको थोड़ा सा एग्जांपल तो समझते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, तो दोनों कंडीशन और वारंटी का एग्जांपल क्या है। कंडीशन का एग्जांपल ये है, देखो सोहन मान लेते हैं कि परचेज करा हॉर्स रवि से, और वो 50 किलोमीटर की पर आवर के साथ दौड़ सकता है, और रवि ने हॉर्स शो करा एंड ये कहा कि हॉर्स आपके लिए बहुत सूटेबल है। सोहन ने उस चक्कर में बाय कर लिया, और उसने कहा था कि 50 किलोमीटर तक भाग सकता है। उन्हें सोहन ने पहले ही कहा था, सॉरी रवि ने पहले ही कहा था, और सोहन ने बाय कर लिया। लेकिन उसने कहा कि उसने जब हॉर्स खरीदा, वो पता चला कि वो तो 30 किलोमीटर पर आगे साथ दौड़ दौड़ रहा है। तो इसको बोला जाएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब जिस मेन चीज के लिए तुमने हॉर्स खरीदा था, भाई तूने 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा था कि भाई हॉर्स दौड़ सकता है, लेकिन आपने वही तोड़ दी कंडीशन, तो इसको बोला जाएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है। लेकिन वारंटी क्या होती है? देखो वारंटी का, देखो यहाँ पर एग्जांपल है कि मैन बाय अ पर्टिकुलर कार, एक मैन ने कार बाय करी और उसको वारंटी कही गई कि विच इज क्वाइट टू ड्राइव एंड वेरी कंफर्टेबल। मतलब देखो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी है, ड्राइव के लिए अच्छी है और वेरी कंफर्टेबल है। देखो इसमें मेन चीज ये नहीं थी। अगर कार में, मैं कह रहा हूँ कार के स्पेसिफिकेशन में कोई आपने गलती कर दी, या कार कह रहे थे आपने, मान लो आपने कहा कि ये इसकी 60 की एवरेज है और 40 की एवरेज थी, ये कंडीशन थी। लेकिन अगर आप खाली कह रहे हो कि कार बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, ये वारंटी कहते हैं इसे। इसे कहते हैं वारंटी। जो कंडीशन के साथ एडिशनल आप कोई प्रॉमिस देते हो उसे वारंटी बोलते हैं।
ठीक है, कंडीशन के साथ एडिशनल कोई आप एश्योरेंस देते हो, उसे क्या बोलते हैं, वारंटी। तो इट टर्म्स उन्होंने कहा कि भाई कार बहुत नॉइज चल रही है, कार बहुत शोर कर रही है, आपने कहा था बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन इसको कहा जाएगा कि कंफर्टेबल तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वारंटी है, तो वारंटी में आपको कार वापसी नहीं कर सकते मेरे को, हाँ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। अब देखो वही चीज, कभी कभार क्या होता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी भी मान लेते हैं, कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है, तो वो कब मान लेते हैं कि यानी कि कंडीशन ब्रीच हुई, लेकिन हमने उसको वारंटी वाली कंडीशन मान लिया। कैसे? अगर बायर ने कंडीशन को वेव कर लिया, मतलब बायर ने कहा कि ये कंडीशन मैं वापसी ले लेता हूं, तो फिर उसे क्या माना जाएगा कि वो कंडीशन उसमें थी ही नहीं, मैंने आपको कंडीशन दी नहीं थी, तो जो तोड़ा है मैंने वो वारंटी तोड़ी है। यानी कि अगर बायर ने, सामने वाला पार्टी खुद बायर कह रहा है, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेलर देता है कंडीशन वारंटी, तो बायर कह रहा है कि भाई ये कंडीशन मैं अपनी वेव कर रहा हूँ, कंडीशन मैं हटा रहा हूँ, ये कंडीशन की जगह वारंटी मान रहा हूँ, तो फिर क्या बोला जाएगा, ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाएगा। ऐसे ही अगर बायर ने कह दिया कि, बायर ने खुद कह दिया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा हूं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाता, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन में वॉइड माना जाता है। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इनसेपरेबल है और बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब मान लेते हैं मैं कह रहा हूं कार के साथ आपको एक्सेसरी फ्री मिलेगी, और ये दोनों इनसेपरेबल है, दोनों एक साथ ही मिलेगा। अब बायर ने अगर गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है तो अब वापसी नहीं हो सकते। अगर कोई दो तीन गुड्स इनसेपरेबल है, तो फिर अगर बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कंडीशन चाहे ब्रीच भी होगी, उसे ब्रीच ऑफ वारंटी ही बोला जाता है। समझ आ गई बात? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स का है और वो प्रॉपर्टी पास हो गई है बायर के पास, प्रॉपर्टी को पास कर दिया गया है, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कहा जाएगा, ब्रीच ऑफ वारंटी ही माना जाता है, क्योंकि फिर उस समय कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं मान सकते, प्रॉपर्टी पास हो चुकी है ना अब, तो प्रॉपर्टी वापसी कैसे ले लोगे अब सामने वाली पार्टी से? ये चीज समझ आ रही है? अब कंडीशन और वारंटी की जो हम बात कर रहे थे, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, बताई जा सकती है, लेकिन कुछ इंप्लाइड भी होती है। हम जो अभी बात करने वाले हैं वो इंप्लाइड बात करने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्रेस तो बताई जा सकती है ना कि ये है वो है ये है वो है, वो तो सेलर बताएगा ना। मैं हम बात करेंगे कि जो इंप्लाइड है, तो इंप्लाइड का मतलब होता है जो आपको खुद समझनी है कि भाई सेलर, ये कंडीशन सेलर को अपने आप देनी है, इंप्लाइड है ये तो, मतलब ये तो हम मान लेंगे कि आपने सेलर ने दी ही होगी। इंप्लाइड का मतलब ये होता है, चाहे एक तो होता है कि एक्सप्रेस करिए कि खुद बता रहा है देखो ये मैं वारंटी, ये मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ। एक होता है इंप्लाइड कंडीशन जो मानी जाती है कि सेलर देगा ही देगा, अपने आप मान ली गई। तो देखो पहले तो कंडीशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में बता रखा है, कंडीशन का डेफिनेशन समझ लो दोबारा से। स्टिपुलेशन मतलब शर्त, एसेंशियल टू द मेन पर्पस, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का उसमें एसेंशियल है, उसे क्या बोला जाएगा, कंडीशन। एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट टू, गिव राइट टू द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपोडेटेड, मतलब ठीक है, ब्रीच करने से थ्रेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में कि वो रेपोडेट हो सकता है, खत्म हो सकता है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंडीशन इज एन ऑब्लिगेशन विच रिक्वायर्स बीइंग फुलफिल्ड बिफोर अनदर प्रीपोजिशन टेक प्लेस। ठीक है, तो कंडीशन का मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि कार में आपको 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ेगी, लेकिन वो दौड़ रही है सिर्फ 10 किलोमीटर का से, तो ये भैया मेन पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट था, ये कंडीशन का ब्रीच माना जाता है। और लेकिन वारंटी क्या है, वारंटी एक श्योरिटी है, एक श्योरिटी देना कि देखो आपकी कार कंफर्टेबल चलेगी, कार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, श्योरिटी दे रहे हो, आपने कोई कंडीशन नहीं दी, श्योरिटी दे रहे हो, बस ये होगा वो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुमित ने जनरल स्टोर में बाय करा घी, और घी का है, घी क्या, उन्होंने कहा घी तो प्योर घी, प्योर घी है, मतलब असली काऊ का बना हुआ घी है। अब आप इतनी बड़ी चीज को आप क्लेम कर रहे हो, तो भैया अगर वो घी डालडा का हुआ तो क्या होगा, वो सुमित उस कॉन्ट्रैक्ट को वापसी कर देगा, सुमित रिटर्न कर देगा घी शॉपकीपर को, और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, रिफंड मानेगा प्राइस का। ठीक है ना, ये चीज होती है। अब देखो इंप्लाइड कंडीशन जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो स्टेट नहीं होती। जब किसी चीज का आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वहां पर एक कंडीशन स्टेट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि सेलर बताएगा नहीं कि ये वाली कंडीशन, लेकिन आप मान लेते हो कि ये कंडीशन हमें मिली है। मतलब बायर जब खरीदेगा तो वो इंप्लाइड होगा, बायर बायर ये सोच के चलेगा कि ये कंडीशन सेलर ने दी ही होगी। कौन कौन सी कंडीशन है, इसको इंप्लाई नहीं कर जाएगा। पहला है कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स, सेक्शन 14 सब सेक्शन ए में बता रखा है। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब यही है कि भाई जब आप कोई सामान खरीदते हो सामने वाली पार्टी से, तो आपके पास वो राइट है, आपको पता है कि भाई उसके पास उस सामान का ओनरशिप होगी, टाइटल होगा। सो देयर इज एन इम्प्लाइड क्रेडिट, सेलर हैज अ राइट टू सेल, सेलर के पास राइट था सेल करने का, यानी कि खुद चोर नहीं था। ये आप मान के चलोगे अपने आप। बायर जब खरीद रहा सामान, उसको नहीं पता वो चोर है कि नहीं है। बायर क्या सोचेगा कि ये चोर नहीं था, ये सच में उसके पास और प्रॉपर्टी थी। So he will have the right to sell the good at the time when property is to pass. For example, एक केस है रोवान वर्सेस दीवाल का। ए ने परचेज करी कार बी से एक सर्टेन प्राइस पे, और पता चला कि ये तो कार स्टोलन थी, स्टोलन बाय बी। कार तो भैया चोरी की गई थी, बी ने चोरी, बी चोर था बहुत बड़ा वाला। और सब एंड देयर हैड देयरफॉर हैड रिटर्न बैक द कार टू द ट्रू ओनर। इट वाज हेल्ड दैट ए कुड रिकवर द फुल प्राइस टू बी। ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने जब कार परचेज करी बी से, तो पता चला कि बी तो चोर था, और उसने क्या करा, कार को रिटर्न कर दिया अपने ट्रू ओनर पे। लेकिन पता चला कि ए अब रिकवर कर सकता है प्राइस बी से, बिकॉज ए को क्या पता था भाई चोरी नहीं, चोरी वाली कार थी। ए को क्या पता था? ए को तो भाई कुछ पता ही नहीं था, तो ए तो मान के चल रहा था ना कि ये तो भैया सही कार है। तो फिर ए केस कर सकता है बी पे, और बी से प्राइस रिकवर कर सकता है। दूसरा इंप्लाइड कंडीशन होती है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15 बता रखा है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि जो आप डिस्क्रिप्शन में कह रहे हो वो सच है, आप वही चीज दे रहे हो, ये मान के चलूंगा ना मैं। भाई मुझे क्या पता आप सब आप सामान कैसे दे रहे हो? आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, देखो ये मोबाइल है, ठीक है, इसके अंदर इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, इसके अंदर कैमरा इतना बढ़िया है, कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, रैम इतनी है, ये सब आपने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी है। अब वो डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही तो होगा गुड्स, ये तो मान के चलूंगा, मुझे क्या पता भाई अंदर क्या निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल वेयर अ मशीन वो डिस्क्राइब कि वो न्यू है, यूज वेरी लिटल, बट वेन डिलीवर वॉज फाउंड बी ओल्ड। मतलब अब देखो, ये एक सामान खरीदा आपने मशीन का, वो कह रहा था कि भाई ये बिल्कुल न्यू है, निकली है ओल्ड, और उसमें रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिपेयर करी गई वो मशीन है, तो बायर उस मशीन को रिजेक्ट कर सकता है और इस टाइम वापसी कर सकता है। सैंपल के थ्रू अगर आप सेल करते हो, सेक्शन 17 बता रखा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा सैंपल दिखा रहा है आपको, और फिर आप ये मान के चलोगे कि सैंपल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट होगा, ये इम्प्लाइड है कंडीशन। फॉर एग्जांपल एक बंदा सैंपल दिखा रहा है, तो आप क्या मान के चलोगे कि गुड्स वैसे ही डिलीवर होगा जैसे सैंपल दिखाया। जैसे आपको एक सैंपल दिखाया मान लो एक प्रोडक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो गुड्स डिलीवर होगा, आप यही मान के चलोगे। बायर हैव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कंपेयरिंग द बल्क विद सैंपल। इंप्लाइड कंडीशन सबसे पहले हम समझ रहे हैं, पहली क्या है कि बायर यही मान के चलेगा कि सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स होगा। दूसरा है कि बायर के पास एक ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी है कि वो कंपेयर कर सकता है बहुत सारे सैंपल्स को, ताकि देख सके कि प्रोडक्ट कैसा मिल सकता है। एंड द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, कि गुड्स डिफेक्ट नहीं होगा गुड्स में कोई भी, तो वो एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, कि भाई गुड्स पे कोई डिफेक्ट नहीं होने सैंपल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कंपनी सेलिंग सम बेल्ट्स मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल बाय सैंपल फॉर द इंडियन आर्मी। अब बेल्ट आर फाउंड टू बी मेड ऑफ चीप। अब उन्हें एक सैंपल दिखाया कि इंडियन आर्मी का है, तो बेल्ट पता चला कि बेल्ट तो बड़ी चीप क्वालिटी की थी, तो बायर रिफंड मांग सकता है। ऐसे ही अगर सैंपल के साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए कोई गुड्स की, सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल एट डिस्क्रिप्शन, तो ये मांग चलेगी सैंपल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए गुड्स, और जो डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि गुड्स ऐसा होगा वैसा होगा वैसे ही होना चाहिए। ये भी इंप्लाइड कंडीशन है, सिंपल सी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कंडीशन एज टू क्वालिटी। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो गुड्स है उसकी क्वालिटी ठीक हो, ये हम मान के चलते हैं, लेकिन ये बायर के ऊपर बात कर रहा है। मतलब बायर की ये जिम्मेदारी है कि वो गुड्स की क्वालिटी चेक करे। देखो इसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कैविएट एम्प्टर प्रिंसिपल। कैविएट एम्प्टर प्रिंसिपल कहता है कि लेट द बायर बी अवेयर, खुद बायर चौकन्ना हो अपने आप। सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं है इस केस में कि सेलर अपने गुड्स के ऊपर डिफॉल्ट दिखाएगा। कोई सेलर का काम है सामान बेचना, तो वो तो अच्छा ही दिखाएगा ना, वो तो अच्छी तारीफ ही करेगा अपनी गुड्स की, बुराई थोड़ी दिखाएगा अपनी वो। इसलिए ये सेलर का काम नहीं है, बायर का काम है। सो इसलिए वो कह रहा है कि ही मस्ट नीड नॉट डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है, और वो ही सेल्फ नीड नॉट गारंटी दैट द गुड्स आर फिट टू द पर्पस ऑफ बायर। ये कह रहा है कि सेलर को गारंटी नहीं करनी चाहिए कि भाई आपके लिए पर्पस के लिए फिट होगा, आप खुद देखो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए वो कह रहा है। ठीक है, तो इंप्लाइड कंडीशन क्या है कि वेयर द बायर मेक्स नॉन द पर्पस टू द सेलर। ठीक है, जब बायर ने कह दिया कि मेरा पर्पस क्या है,
हु इज ऑर्डिनरी डीलिंग विद द सेल ऑफ गुड्स, और वो जजमेंट में रिलाई करेगा सेलर की। मतलब कि जब बायर ने कह दिया कि भाई मेरा ये पर्पस के लिए मुझे चाहिए वॉशिंग मशीन, और अब सेलर ने वही दी है, तो ये मान के चलेगा बायर कि उसने मेरी बात ढंग से समझी है, ये वो कह रहा है। दूसरा, वेयर द सेलर डज नॉट डिस्क्लोज द फॉल्ट, सच फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। अगर सेलर ने फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो वो फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं कर सकता वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। वेयर द सेलर मेक्स अ स्टेटमेंट, बायर रिलाइज अपॉन इट। अगर सेलर ने ये कहा कि गुड्स ऐसा है तो बायर वैसे ही रिलाई करेगा ना उसके ऊपर। देखिए ये जो हम बात करी ना मैंने ऊपर, ये कैवेट एम्प्टर प्रिंसिपल की, ये वो प्रिंसिपल की बात कर रहा था कि जब बायर को खुद चौकन्ना होना पड़ता है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ ऐसी इंप्लाइड कंडीशन होती है क्वालिटी की जिसको बायर को नहीं पता होता, वो सेलर के हिसाब से ही पता चलती है, वो कह रहा था बात। वैसे तो बायर को अवेयर होना है, लेकिन इंप्लाइड कंडीशन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो सकती है वो कह रहा है कि बायर को पहले अपना एक पर्पस बताना जरूरी है। तो इसीलिए पर्पस जब बता देगा सेलर को, तो सेलर की जजमेंट पे विश्वास करेगा, ठीक है ना। सो जैसे ही सेलर कुछ जजमेंट रिलाइज ऑन जजमेंट ऑफ सेलर, इसलिए वो कह रहा है कि फिर सेलर जैसा सामान देगा वो वैसे ही खरीदेगा। तो सेलर को ध्यान से सब बताना है, सेलर की कंडीशन क्या है कि वही अच्छा सामान दे। और दूसरा वही चीज कह रहा है कि अगर सेलर ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया कोई डिफॉल्ट, तो सच फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। सच फॉल्ट, जो भी फॉल्ट होगा वो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए रीजनेबल एग्जामिनेशन के साथ। अगर सेलर ने कह रहे हैं कि फॉल्ट नहीं है तो सच में फॉल्ट नहीं होना चाहिए। सेलर को स्टेटमेंट दे रहा है तो सच में बायर उस पर विश्वास कर ले, ये इंप्लाइड कंडीशन है। लेकिन अगर ये इंप्लाइड कंडीशन तोड़ेगा सेलर तो क्या होगा, तो भाई वो केस कर सकता है फिर, ये वो कह रहा है। केस लो, देखो कि एक केस लो भी है। मान लेते जैसे एक परचेज ने करी, ए ने परचेज करा कार बी से, ठीक है, और वो टूरिस्ट कार थी। बी सेलर न्यू द पर्पस, बी को पता था कि ये टूरिस्ट टूरिस्ट कार के लिए चाहिए, तो टूरिस्ट कार दी। अब बी बी को पता था ये टूरिस्ट कार के लिए चाहिए इसको, लेकिन ने क्या दी, मोटर कार दी थी। अब कार अनफिट थी उस पर्पस के लिए, कार उसमें बड़े नहीं थी, टूरिस्ट कार थी नहीं वो। सो ए द बायर कुड रेपुडिएट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये इंप्लाइड कंडीशन थी। जब उसने बताया कि भाई मैंने टूरिस्ट कार चाहिए, मुझे चाहिए, तो आपने क्यों नहीं दी, ठीक है ना, ये समझ आ गई बात। अगला है हमारा कंडीशन एज टू मर्चेंट एबिलिटी। सेक्शन 60 में बता रखा है कि जब हम कोई सेल करते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स जो है जैसा डिस्क्रिप्शन में क्या रखा है वैसी होना चाहिए, और एक मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, खराब क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। एक केस है देखो कि ये ब्रांड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स, कि बायर ने वुड सप्लाई करी अंडर प्लांट बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वुलन अंडर पैंट्स, वुलन अंडर पैंट्स सोल्ड करी। अब बायर ने उस प्लांट्स को, अंडर पैंट्स को पहना, लेकिन उनको स्किन डिजीज हो गया, तो बायर क्लेम कर सकता है डैमेजेस, क्योंकि भैया ये इंप्लाइड था कि भैया आप अच्छी क्वालिटी का दो, सेफ प्रोडक्ट दो। एक्सेप्शन क्या है, अगर लेकिन बायर ने पहले ही एग्जामिन कर लिया था गुड्स, तो फिर ये इंप्लाइड कंडीशन वैलिड नहीं होगी। ये इंप्लाइड तब वैलिड होती है जब आपने एग्जामिन खुद नहीं करा, आप विश्वास कर रहे हो कि जो सेलर मुझे दे रहा है वो अच्छा सामान दे रहा होगा, तो सेलर की क्वालिटी आप विश्वास अपने आप करके चलोगे कोई इंप्लाइड है। बट अगर आप पहले ही से एग्जामिन करो तब नहीं होगा। ऐसे कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये भी एक जैसे पॉइंट ही है। होलसमनेस का मतलब यही है कि गुड्स जो आप बेच रहे हो सेलर, आप इंप्लाइड है कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा होगा, खराब नहीं होगा, और फिट होगा इमीडिएट यूज के लिए। जैसे हमने देखा होगा बहुत सारी एड्स आती है, जैसे हमने देखा होगा कि पान मसाला, अब वो कहते हैं कि ह्यूमन के लिए बिल्कुल ठीक है कंजम्पशन के लिए, लेकिन पान मसाला खा के अगर कैंसर हो गया तो आप केस कर सकते हो पान मसाला पे, क्योंकि भैया आप जब कह रहे हो कि ह्यूमन कंजम्पशन के बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैंसर कैसे हो गया, इसीलिए ये चीज वो कह रहा है। तो आप इंप्लाइड कंडीशन जब इंप्लाइड कंडीशन है कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ह्यूमन कंजम्पशन ठीक है इमीडिएट यूज के लिए। जैसे कि अगर आप ये परचेज अ बन, ये बन मतलब एक छोटी सी ब्रेड जैसा होता है, बी से परचेज करिए, उसको टीथ उसके इंजर्ड हो गए, मतलब उसमें एक पत्थर निकल गया और उसके दांत टूट गया, तो भैया बी उसके लिए लाइबल है, क्योंकि भैया आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट हो, होलसमनेस होनी चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल सेफ होना चाहिए, बिल्कुल सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये वो कह रहा है। समझ आ रही बात। तो ये चीज अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो आती रहेगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।